Hello, Bacha Party. Welcome to your channel Target 100, where we are trying to score 100 in social science. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसोर्सेज अवेलेबल इन इंडिया के बारे में। ये रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल हैं, इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है और कुछ स्पेशल रिसोर्सेज जैसे कि लैंड रिसोर्सेज और सॉइल रिसोर्सेज के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। रिसोर्स प्लानिंग। पहली बात, हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत ही क्या है और ये रिसोर्स प्लानिंग होती क्या है। बेसिकली रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेस, यानी हम अपने रिसोर्सेस को जुडिशियस वे में यूज़ करें, सबके रीच में वो पहुंच सकें, ऐसा सिस्टम बनाएं। इससे हम कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। इसकी ज़रूरत क्यों है? ख़ासतौर पर इंडिया जैसी कंट्री में तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो भी रिसोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं उसमें अच्छी खासी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। रीजन्स विच आर रिच इन सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज बट डेफिशिएंट इन अदर, ऐसा होता है। एक रिसोर्स एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा है मगर उसी एरिया में कुछ दूसरा रिसोर्स कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो वहाँ विंड और सोलर एनर्जी अच्छी खासी, मगर वहाँ वाटर नहीं है। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ मिनरल्स अच्छे हैं लेकिन टेक्नोलॉजी और कई बार इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की कमी रह जाती है। अरुणाचल प्रदेश वाटर रिसोर्सेज में अच्छा है लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर रिसोर्स प्लानिंग की जाए। अब ये रिसोर्स प्लानिंग की कैसे जाती है? ये रिसोर्स प्लानिंग बेसिकली 3 स्टेप्स में की जाती है। 3 स्टेजेस होते हैं इसके। पहले स्टेज में आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री की जाती है कि कौन से रीजन में कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है। उसमें सर्वे किया जाता है, मैप सेटिंग की जाती है, क्वालिटी चेक की जाती है, क्वांटिटी चेक की जाती है, पूरा एस्टिमेशन लगाया जाता है कि कौन से रीजन में कौन सा रिसोर्स कितनी क्वांटिटी में कितनी कैसी क्वालिटी का अवेलेबल है। फिर दूसरे स्टेप में वो प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए, किस तरह की स्किल चाहिए और कैसा इंस्टीट्यूशनल सेटअप चाहिए। इस पूरी तैयारी के बाद उनका थर्ड स्टेप होता है मैच करना उस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान से, क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट प्लान पूरे नेशन के लिए एक अलग लेवल पे चल रहा होता है। ऐसे में जब हमारे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान बनते हैं तो उनमें आपस में कोई क्लैशेस ना हो, इसको भी श्योर करना ज़रूरी होता है। इंडिया जैसी कंट्री इस प्रॉब्लम को और इसकी रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत को अच्छी तरह समझती है। इसलिए इंडिया ने अपने फ्रीडम के बाद जो भी इंडिपेंडेंस के बाद जो प्लानिंग्स बनाई डेवलपमेंट को लेकर, जिन्हें हम यूजुअली 5 ईयर प्लान्स के नाम से जानते हैं, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी उसने रिसोर्स प्लानिंग को जगह दी थी। इतना हमें समझ में आता है कि ये सारे रिसोर्सेज हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं में से एक मेजर रिसोर्स है लैंड रिसोर्सेज। वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। लैंड के बिना तो भाई कुछ पॉसिबल ही नहीं है। हम खड़े ही लैंड पे हैं। लैंड है तो सब कुछ पॉसिबल है। जो भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं वो सब लैंड पर ही होती हैं। इंडिया के पास जो लैंड है उसमें अच्छा खासा वेरिएशन देखने को मिलता है। यहाँ पर माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, आइलैंड्स हैं। इंडिया के लैंड रिसोर्सेज को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें तो इसको मेजरली 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 43% यहाँ प्लेन्स हैं हमारे पास, जो कि एग्रीकल्चर फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ हमारे इंडस्ट्रियल सेटअप भी इसी प्लेन के ऊपर होते हैं। 30% हमारे पास माउंटेन्स हैं जो कि पेरेनियल रिवर्स के फ्लो को इंश्योर करते हैं। इन माउंटेन्स को टूरिज्म सेक्टर का काफ़ी सपोर्ट मिला हुआ है। साथ ही साथ इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की बात करें तो वो भी माउंटेन्स की वजह से पॉसिबल हो पाती हैं। 27% प्लेट्यू रीजन है जो कि रिच रिजर्व है मिनरल्स का, फॉसिल फ्यूल्स का। तो दीज आर द लैंड रिसोर्सेज विच आर रियली इम्पॉर्टेंट। अब अगर लैंड रिसोर्सेज हैं, उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है तो ये तो हम सब जानते हैं कि हम ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड होने लगते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो लैंड यूज है इंडिया का, उसके लिए एक स्पेशल पैटर्न डिसाइड हो जाता है। ये पैटर्न कैसा है?
यूजुअली जब मैं इंडिया के लैंड यूज़ की बात करती हूँ तो ये डिटरमाइन होता है कुछ फिजिकल फैक्टर्स की वजह से, यानी कि टोपोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर लैंड यूज़ किस तरीके से होता है। इसके अलावा कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी काम करते हैं, जैसे वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कैसी है वहाँ के ट्रेडिशंस कैसे हैं, कल्चर कैसा है। हम सबको पता है कि इंडिया का टोटल जोग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, राइट। ये जो लैंड यूज़, जो भी लैंड हमारे पास है, उसका 93% लैंड का ही डेटा हमारे पास अवेलेबल है। क्यों? ये 7% कहाँ गया? एक्चुअली कुछ एरिया जो जम्मू एंड कश्मीर ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं पाकिस्तान के, जिसको हम POK कहते हैं, या फिर वो एरिया जिसपे चाइना ने थोड़ा कंट्रोल कर रखा है अपना, इनकी कोई डेटा रिकॉर्ड हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ का सर्वे अभी तक नहीं हो पाया है। इसके अलावा हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, असम को छोड़ दें तो जो बाकी का नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, वहाँ का भी पूरी तरह से सर्वे कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इस चक्कर में 7% लैंड ऐसा है जिसका लैंड यूज डेटा हमारे पास नहीं होता है, बाकी सबका डेटा हमारे पास है। और अब जब यूज़ हो रहा है तो डेफिनेटली हम तो ह्यूमन ही हैं, ओवर यूटिलाइजेशन करते तो कर ही लेते हैं, भूल ही जाते हैं कि हमें थोड़ा चीज़ों को संभाल के यूज़ करना है, और जिस चक्कर में लैंड डिग्रेड होने लगती है। तो अब लैंड डिग्रेड कैसे होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि लैंड इम्पॉर्टेंट है, उसका ओवर यूज़ भी हो रहा है, और ओवर यूज़ की वजह से लैंड धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है। हालात ये है कि जो फिलहाल इंडिया में अवेलेबल लैंड है उसमें से 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड डिग्रेड हो चुका है, जिसमें से 28% फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया है, 56% वाटर इरोडेड एरिया है, 10% विंड इरोडेड है, और 6% लैंड ऐसा है जो सलाइन या अल्कलाइन हो चुका है। इसके पीछे कुछ खास फैक्टर्स हैं, और रीजन टू रीजन डिपेंड करता है कि वहाँ पे क्या ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ माइनिंग एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, और हम अच्छी तरह जानते हैं जब माइनिंग होती है ना तो ये एक तरह से डीप स्कार छोड़ जाती है हमारी अर्थ के ऊपर, गहरे निशान जो आसानी से भरते नहीं हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ओवर ग्रेजिंग भी एक बड़ा रीज़न है इस लैंड डिग्रेडेशन का। वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब जैसी जगहों पे ओवर इरीगेशन रिस्पॉन्सिबल है। ओवर इरीगेशन हम सब जानते हैं वहाँ होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे क्रॉप को एक तरह से इनकम का एक बड़ा सोर्स माना जाता है, और इस वजह से वहाँ पे इरीगेशन का ओवर यूज़ होता है। लेकिन ये ओवर इरीगेशन जो है वहाँ वाटर लॉगिंग की कंडीशन पैदा कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सैलिनिटी और अल्कैलिनिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न है, जैसे जो मिनरल प्रोसेस होता है, आपकी जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसमें ग्राइंडिंग हो रही होती है, लाइमस्टोन की ग्राइंडिंग होती है, या आपके सेरामिक की ग्राइंडिंग होती है, तो उससे एक अच्छी खासी डस्ट जो है एटमॉस्फेयर में रेज हो रही होती है, बढ़ रही होती है, जो धीरे धीरे एक लेयर बना देती है सॉइल के ऊपर, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर वाटर की जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। एक और बड़ा रीज़न है इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये बहुत बड़ा रीज़न है। ये जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स होते हैं ना, इसकी वजह से लैंड और वाटर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। अब प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, फ़र्क इतना है कि हम उस सोल्यूशन पे ध्यान कितना देते हैं। दैट मीन्स लैंड कंजर्वेशन के लिए हम क्या करते हैं। कर तो बहुत कुछ सकते हैं। पहला काम हम कर सकते हैं अफॉरेस्टेशन पे ध्यान देना, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम थोड़ा सा ध्यान अफॉरेस्टेशन पे देना होगा, और ग्रेजिंग वाली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। शेल्टर बेल्ट एक अच्छा तरीका हो सकता है लैंड को कंजर्व करने का। वेस्ट लैंड जो है आपका, उसको अच्छे से अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। माइनिंग एक्टिविटीज़ पर थोड़ा कंट्रोल रखा जाए। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको प्रॉपर ट्रीट करके डिस्चार्ज या डिस्पोज किया जाए, उससे भी हम काफ़ी हद तक अपने लैंड को बचा सकते हैं। अब अगला हमारा रिसोर्स है सॉइल रिसोर्सेस। सॉइल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल रिसोर्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं कि सॉइल की वजह से ही लाइफ पॉसिबल हो पाती है, क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहीं पलते हैं, और प्लांट्स की ग्रोथ है तो बाकी ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ पॉसिबल हो पाती है यहाँ पे। लेकिन इस सॉइल को बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर की डेप्थ क्रिएट होने में। और ये जब क्रिएट होती है
तो इस पर कई फैक्टर्स काम करते हैं, खासतौर पे कौन से रॉक से की वेदरिंग से बना है, किस तरह का क्लाइमेट है वहाँ पे, वहाँ की वेजिटेशन कैसी है, टाइम कितना मिला है, डिपेंडिंग टाइम पे होगा ना कि कितना कोर्स है या कितनी फाइन कंडीशन है सॉइल की और कितनी डेप्थ है उसकी सेंटीमीटर्स में। इसके अलावा वहाँ टेम्परेचर कैसा रहता है, वहाँ पे वाटर का फ्लो कैसा है, विंड एक्टिविटीज़ कैसी हैं या डीकम्पोजर्स वहाँ कैसे हैं, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि सॉइल की फॉर्मेशन कैसी है। अब सॉइल इरोजन भी होता है। तुम कहोगे मैम बीच में बहुत सारी सॉइल्स के फीचर्स तो रह गए, डेफिनेटली हम करेंगे, लेकिन अलग मैं पहले इरोजन और कंजर्वेशन इसलिए कराना चाहती हूँ कि काफ़ी हद तक लैंड के इरोजन और कंजर्वेशन से मिलते जुलते हैं। तो सॉइल इरोजन की हम पहले बात करते हैं। यूजुअली सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, जो उसकी टॉप मोस्ट लेयर होती है जब वो हट जाती है या उड़ जाती है, बह जाती है, उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। अगर तुम्हारी प्रॉपर ज्योग्राफी की भाषा में बात करें तो द डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड द सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। इस सॉइल इरोजन में कई फैक्टर्स काम करते हैं, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे अगेन डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, जो कि हमारे लैंड डिग्रेड के रीज़न भी थे, वही रीज़न यहाँ पर सॉइल इरोजन के भी बन जाते हैं। लेकिन कुछ नेचुरल फोर्सेस भी काम करती हैं। कैसी? द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल एंड मेक गलीज। यूजुअली जब पानी किसी पर्टिकुलर जगह पे एक ही फ्लो में बहता चला जा रहा है तो वहाँ कट्स पैदा कर देता है सॉइल में, जिसे हम ज्योग्राफी की भाषा में गलीज कहते हैं। और इस वजह से उस एरिया का लैंड बैड लैंड बन जाता है, यानी कि अनफिट फॉर कल्टीवेशन हो जाता है। इसी बैड लैंड को कुछ हिस्सों में रिवाइन्स भी कहा जाता है। एक और रीज़न हो सकता है कि जब वाटर का फ्लो एक बड़े एरिया पर होता है तो पूरी की पूरी शीट कवर जो होती है, यानी कि पूरी पूरी टॉप मोस्ट शीट जो होती है वो बह जाती है। इस सिस्टम को कहते हैं शीट इरोजन। ये नेचुरल तरीके हैं, आपका वाटर से जो कट्स बन रहे हैं या फिर वाटर का पूरा फ्लो एरिया में हो रहा है। विंड भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है सॉइल इरोजन का। साथ साथ मैंने कहा कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगेन अगर इरोजन है, प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन भी है। इसमें सॉइल का कंजर्वेशन हम कर कैसे सकते हैं? पहली बात, जो फ्लोइंग सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर फ्लोइंग अलोंग द कॉन्टोर लाइंस होती है तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग एक अच्छा मेथड हो सकता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग एक अच्छा मेथड हो सकता है। शेल्टर बेड्स काफ़ी हेल्प करती हैं विंड से होने वाले इरोजन को बचाने में, राइट। तो इसके साथ अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सॉइल्स और उनके फीचर्स के बारे में। फीचर्स ऑफ, मैंने कहा कुछ खास सॉइल्स, तो पहली सॉइल उसमें आती है एलुवियल सॉइल। मैं पहले इसको इसलिए ले रही हूँ क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉइल है। यूजुअली ये नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में मिलती है, स्पेशली जो डेल्टाज हैं महानदी के, गोदावरी के, कृष्णा और कावेरी के, यहाँ ये बहुत होती है। दिस सॉइल इज रिच इन पोटाश, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम। इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले सब होता है। यूजुअली एलुवियल सॉइल को भी ना दो पार्ट्स में बांट देते हैं, खादर और बंगर। खादर न्यू एलुवियल सॉइल है, बंगर ओल्ड है। तो डेफिनेटली जो न्यू सॉइल होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, इसके पार्टिकल्स भी ज़्यादा फाइन होते हैं, इसमें कंकर नोड्यूल्स भी कम होते हैं और ये ज़्यादातर रिवर बैंक्स के आसपास होती है। जबकि जो बंगर है यानी कि जो ओल्ड सॉइल है ये कम फर्टाइल होती है, इसमें कंकर नोड्यूल्स ज़्यादा होते हैं और डेफिनेटली रिवर के मेन एरिया से काफ़ी दूर होती है। अगली सॉइल है हमारी ब्लैक सॉइल। ऑब्वियसली नाम से पता लग रहा है कलर इसका ब्लैक होगा। इसका एक और नेम है, दैट इज रेगर सॉइल। ये सॉइल कॉटन के लिए बहुत आइडियल मानी जाती है। ये लावा फ्लो से क्रिएट होती है और इसके मेन न्यूट्रिएंट जो इस सॉइल में मिलते हैं वो है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। ये नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू में मिलती है और जब बहुत एक्सट्रीम हॉट वेदर होता है तो उसमें डीप क्रैक जो है क्रिएट हो जाते हैं। अगली हमारी इंपॉर्टेंट सॉइल है रेड एंड येलो सॉइल। रेड क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक से डेवलप होती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट ऑफ मिडल गंगा प्लेन्स में ये इजीली अवेलेबल है। इसका कलर रेड इसमें आयरन के डिफ्यूजन की वजह से आता है और येलो तब होती है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है। नेक्स्ट है हमारी लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल डेवलप होती है हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल वाले जोन में। इसका ह्यूमस कंटेंट काफ़ी लो होता है। ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, एमपी या फिर जो उड़ीसा और असम के हाईली एरियाज़ हैं वहाँ अवेलेबल होती है। ये कैश्यू नट्स, कॉफ़ी और टी के लिए काफ़ी सूटेबल मानी जाती है।
नेक्स्ट है हमारी एरिड सॉइल। नाम से ही पता लग रहा है एरिड सॉइल यानी कि जो कल्टीवेशन के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। इसका कलर रेड से ब्राउन तक हो सकता है, सैंडी टेक्सचर होता है, सलाइन होती है, और कुछ एरियाज़ में इसका जो सॉल्ट कंटेंट है इतना ज़्यादा हाई होता है कि अगर इसे इवेपोरेट किया जाए इसके वाटर को तो कॉमन सॉल्ट ऑब्टेन किया जाता है। कुछ एरियाज में जैसे वेस्टर्न राजस्थान में इस तरह की सॉइल को प्रॉपर इरिगेशन के बाद कल्टीवेबल बनाया गया। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल। इसके बारे में पेपर में आने के चांस बहुत कम होते हैं, बट फिर भी हमें फॉर श्योर कर लेना चाहिए कि चांस नहीं लेना चाहिए। फॉरेस्ट सॉइल ज़्यादातर हिली या माउंटेनियस एरिया में पाई जाती है, लोमी और सिल्टी होती है वैली साइड्स में, और अपर स्लोप में थोड़ी सी कोर्स होती है। एसिडिक होती है, इसका ह्यूमस कंटेंट अगेन लो होता है। कब? अगर ये स्नो कवर्ड एरियाज में होती है तब। नाउ आपकी सॉइल्स का फीचर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर वॉज रियली नॉट सो डिफिकल्ट, जिसमें से कुछ हिस्से ऐसे हैं जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं, बट आई होप इसको पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो वंस अगेन टू रिवाइज दिस चैप्टर। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। If you like the video, please like, share, subscribe and keep the notification on so that you don't lag in scoring 100 in social science. Till then, bye bye. And yes, notes PDF फॉर्म में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इसका पुराना वीडियो आई बटन में मिल जाएगा, इसका फर्स्ट एपिसोड। बाय बाय।